दोस्तों आज हम वज्र गुणन विधि पढ़ेंगे। तो वज्र गुणन विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं। इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, ए बी और सी, तीन अक्षर ए बी सी लिख देते हैं और सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए को काट देते हैं। तो क्या बचेगा हमारे पास, बी सी। अब इस बी सी को हम एक्स के बटे में लिख देंगे। तो एक्स के बटे में बी सी और माइनस बी सी लिख देंगे। तो देखिए बी सी से बी सी कट जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। इसके बाद हम यहाँ y लिख देंगे। तो y के बटे में कुछ लिखेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरी बार में b को काट देंगे तो सी ए बचेगा। तो इसको हम क्रम से लिखेंगे सी ए, यानी कि सी ए माइनस सी ए। इसके बाद हम फिर क्या करेंगे, यहाँ बराबर लगा देंगे और यहाँ -1 लिख देंगे। तो -1 के बटे में भी कुछ लिखेंगे तो इसके लिए तीसरे नंबर की हम सी को काट देंगे तो हमारे पास ए बी बचेगा। तो हम यहाँ ए बी और -a भी लिख देंगे। अब इसमें मैंने यहाँ क्या किया, इसमें भी यहाँ 12 और यहाँ 21 लिख दिया। इसमें 12 21 लिखा तो इसमें मैं 12 और 21 लिख देता हूँ। यहाँ भी 12 और 21 लिख देता हूँ। ये वज्र गुणन विधि का सबसे बेस्ट फार्मूला है। इस फार्मूले के द्वारा हम सवाल को हल कर सकते हैं। आइए दूसरे तरीके से। दोस्तों पहला सवाल कह रहा है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है और किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप में अनेक हल है, और अगर यदि अद्वितीय हल की स्थिति है तो उसे वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए, या इसको पहले हमें जांच करनी पड़ेगी कि किसका एक अद्वितीय हल है। इसके लिए हमें दो चर वाले रैखिक समीकरणों के मानक समीकरणों से इसकी हम तुलना करेंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक समीकरण होता है a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0। इसी प्रकार a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। यहाँ पर देखिए दोस्तों, x की जगह पर x लिखा हुआ है ये, और a की जगह पर कुछ भी नहीं लिखा है तो a1 की जगह पर यहाँ हम 1 मान लेंगे। इसी प्रकार y की जगह पर y लिखा हुआ है, b1 की जगह पर -3 लिखा हुआ है तो b1 की वैल्यू -3। इसी प्रकार c1 की वैल्यू -3 आ जाएगा। और इसी प्रकार हम देखेंगे तो a2 की जगह पर 3 लिखा हुआ है तो a2 बराबर 3 और b2 की वैल्यू यहाँ -9 आ जाएगा और c2 की वैल्यू यहाँ पर -2 आ जाएगा। यानी कि इस प्रकार हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल लेते। अब हम इसकी जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए वही हम पुराने तरीके से मैंने आपको बता ही दिया था, a1 के बटे में a2 बराबर b1 के बटे में b2 बराबर c1 के बटे में c2। a1 का मान यहाँ 1 रख देंगे, a2 का मान 3 बराबर b1 का मान -3, इसका मान -9 बराबर c1 का मान -3 और इसका मान -2। यहाँ पर इसको हल कर लेंगे तो 1/3 बराबर ये माइनस से -3 एकम 3 3 3 9 तो 1/3 बराबर ये -3/2। ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, यानी कि सिचुएशन हो गई a1/a2 बराबर है b1/b2 लेकिन बराबर नहीं है c1/c2। ये कंडीशन कहती है कि समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं है। जिस समीकरण का कोई भी हल नहीं होता है उसे हमें आगे करने की जरूरत नहीं होती है। दूसरे समीकरण को अब देखते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरे समीकरण का समीकरण नंबर 1 है 2x + y = 5 और दूसरा समीकरण है
3x प्लस 2y बराबर 8। अब हम इसकी व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। जब व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे तो मैं यहाँ छोटा सा लिख रहा हूँ a1x प्लस b1y और बराबर, मैंने उस समय वहाँ पर प्लस था उसमें भी c1 की वैल्यू लिख दी मैं, लेकिन यहाँ भी मैं लिख सकता हूँ। और इसी प्रकार a2x प्लस b2y बराबर c2। यहाँ पर देखिए a1 की जगह पर 2, यानी कि a1 का मान 2, यहाँ b1 का मान यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे। इसी प्रकार c1 का मान यहाँ 5 रख देंगे और a2 का मान आपका आ जाएगा 3 और b2 का मान आ जाएगा आपका 2 और c2 का मान आ जाएगा आपका 8। अब हम इसकी जांच कर लेंगे। तो जांच के लिए अभी जैसा करा था वैसा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। a1 की वैल्यू रख देंगे 2, बटे में इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू यहाँ 5 और बटे में 8। पहली कंडीशन में ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, अर्थात ये भी आपस में बराबर नहीं है। तो ये वाली जो सिचुएशन है वो हो जाएगा एक अद्वितीय हल होगा। और जब एक अद्वितीय हल होगा तो इसे हम 4 विधियों से हल कर सकते हैं: ग्राफी विधि, प्रतिविस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि और आपका विलोपन विधि। देखिए यहाँ पर वज्र गुणन विधि में मैंने आपको अभी थोड़ी देर से सूत्र दूसरा बताया था, लेकिन मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, बहुत सिंपल। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे। तो x के लिए यहाँ पर x लिख देंगे। अब जैसे यहाँ पर x लिखेंगे तो x को छोड़ करके दूसरी दोनों राशियों की बात करेंगे x के लिए। तो दूसरी दोनों राशियों की बात करेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके गुणांक का इसमें गुणा कर देंगे, यानी कि यहाँ पर 1 और 1 का गुणा हम -8 में कर देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर ये जो 2 है इसका गुणा हम -5 में कर देंगे। इसी प्रकार जब हम y की बात करेंगे, तो y के लिए इसको छोड़ देंगे। जब y के लिए इसको छोड़ देंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास अभी थोड़ी देर से -5 और 8 ये दोनों लिखे ही हैं। अब हमें केवल और केवल x के गुणांक की बात करना है। तो x के गुणांक यहाँ पर 2 और 3 की बात करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, -5 का इसमें गुणा कर देंगे और -8 का इसमें गुणा कर देंगे। अब बचा -1। तो यहां पर हम -1 ना लेकर के केवल 1 की बात करेंगे। तो 1 के लिए हम ये वाली राशि छोड़ देंगे। तो हमारे पास ये दोनों बचेंगे। अब यहां पर देखिए 2 और 3 ऑलरेडी लिखा हुआ ही है इसके गुणांक। अब ये बचे हैं तो इनको लिख देंगे 1 और यहाँ पर 2। अब इसका फिर वापस हम क्या करेंगे, 2 का 2 में गुणा कर देंगे और 3 का 1 में गुणा कर देंगे। यानी कि कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यहाँ से ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे, इसी प्रकार इसको चलेंगे तो ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तो इसलिए इसे वज्र गुणन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के नाम से जानते हैं। अब हम इसको कैसे हल करते हैं वो देखिए। x लिख देंगे और उसके बटे में ये दोनों लिख देंगे। तो इसका इसमें गुणा कर दिया तो -8 एकम 8, फिर यहाँ माइनस लगा देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो -5 दूने 10। लेकिन माइनस का जब इसमें माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर आगे हम बराबर लगा देंगे और फिर y लिख देंगे। अब y के लिए क्या करेंगे, y के लिए हम इस 5 का 3 में गुणा कर देंगे तो -5 दिया 15, फिर माइनस लगाएंगे और फिर माइनस का इसमें गुणा कर देंगे तो माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा और 8 का और 2 का गुणा करेंगे तो 8 दूने 16। इसी प्रकार यहाँ 1 लिख देंगे। अब 1 के लिए क्या करेंगे, इस
2 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूने 4, और फिर इसका इसमें माइनस लगा गुणा कर देंगे तो 3 एकम 3। अब इसको हल कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए x के बटे में 10 में से 8 गए तो 2 बचेंगे, या y के बटे में 16 में से 15 गया तो 1 बचेगा, और 1 के बटे में 4 में से 3 गया तो 1। अब इस वाली राशि को एक बार इसके साथ लिख देंगे तो x बटे 2 बराबर 1, और इसी प्रकार y बटे 1 के साथ भी इसको 1 को लिख देंगे, इसका पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर 2 एकम 2, और y बराबर इसका पक्षांतर करेंगे 1 एकम 1। तो दोस्तों x बराबर 2 और y बराबर 1, यही वज्र गुणन विधि है। उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आगे के सवाल आप स्वयं कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा कठिन सवाल को बता रहा हूं। का पहला सवाल, a और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित यानी कि समीकरण 2x + 3y बराबर 7 और a माइनस बी एक्स प्लस a माइनस बी वाई बराबर 3a + b - 2 के अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो अनेक हल के लिए पहले हम यहाँ a1 की वैल्यू निकालेंगे तो a1 की वैल्यू 2 और b1 की वैल्यू 3 हो जाएगा। इसी प्रकार c1 की वैल्यू यहाँ 7 आ जाएगा। a2 की वैल्यू निकालेंगे तो a2 की वैल्यू a माइनस बी, b2 की वैल्यू निकालेंगे तो a माइनस बी, और सॉरी ये a प्लस बी आएगा एक, यहाँ पर ये लिखने में थोड़ी सी त्रुटि हो गई, तो a प्लस बी, और c2 की वैल्यू निकालेंगे तो 3a प्लस b - 2। अब हम जानते हैं अनेक अनंत हल के लिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू रख देंगे तो इसकी वैल्यू 2 बटे में a2 की वैल्यू a माइनस बी, और बराबर इसकी वैल्यू यहाँ 3, और बटे में इसकी वैल्यू a प्लस बी, इसकी वैल्यू c1 की वैल्यू 7, और बटे में इसकी वैल्यू 3a प्लस b - 2। इसको हम हल कर लेंगे, एक बार इसके साथ लिख देंगे इसको और एक बार इसके साथ, यानी कि 2 बटे a माइनस बी बराबर हमने लिख दिया 7 बटे 3a प्लस b - 2। इसको हल कर लेंगे यहाँ से तो देखिए 3 दूने 6 हो जाएगा, फिर इसमें कर देंगे तो प्लस 2b, और फिर माइनस 2 दूने 4 बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे तो 7a, इसमें करेंगे तो -7b, इसको उधर भेज देंगे तो ये माइनस में पहुंच जाएगा तो -7a और प्लस 6a प्लस 2b, और ये माइनस का प्लस में पहुंच जाएगा तो 7b, और -4 बराबर इधर 0 बचेगा। तो 7 में 6 गया तो माइनस का a, और 7 और 2 9 हो जाएंगे तो 9b, और -4 बराबर 0। इसे हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। इसी प्रकार 3 बटे a प्लस बी, और इसको बराबर लिख देंगे 7 बटे 3a प्लस बी - 2। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 3 दिया 9a और प्लस 3b हो जाएगा, और फिर इसका इसमें करेंगे तो -3 दूने 6 बराबर 7 एकम 7a हो जाएगा, और ये प्लस का 7b आ जाएगा। अब इनका पक्षांतर कर देंगे तो 9a और माइनस में 7a प्लस में 3b और माइनस में 7b -6 बराबर 0। इसमें से ये गया तो 2a बचेगा, और प्लस इसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस का 4b बचेगा, और -6 बराबर 0। इसमें भी 2 का भाग दे देंगे, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का, तो 2 से 2 कट जाए, 2 दूने 4, 2 तिया 6, तो यहाँ बचेगा a - 2b और माइनस का 3 बराबर यहाँ 0। ये समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। अब हम समीकरण नंबर 1 से वज्र गुणन प्रतिविस्थापन या किसी भी मेथड से इसको हल कर सकते हैं। मैं विलोपन विधि से इन दोनों को हल कर रहा हूँ। देखिए माइनस में और ये प्लस में गुणांक बराबर है तो इससे ये वाला कट जाएगा। 9 में से 2 गए तो 7 भी बचेंगे, और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो -7 बराबर 0। इसका पक्षांतर कर देंगे
तो 7 भी बराबर ये प्लस में आ जाएगा, 7 7 एकम 7, यानी कि बी का मान 1 आ जाएगा। जब बी का मान किसी भी एक समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास ए का मान प्राप्त हो जाएगा, ए का मान हमारे पास 5 प्राप्त हो जाएगा और यही हमारे लिए आंसर होगा। दोस्तों इसका दूसरा जो सवाल है बिल्कुल और बिल्कुल इसी के जैसा है, इसमें बस के का मान निकालना है, तो वो आप स्वयं कर सकते हैं। सवाल कह रहा है निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिविस्थापन और वज्र गुणन विधि से हल करिए। तो प्रतिविस्थापन विधि में आपको बता ही चुका हूं, वज्र गुणन से देख लीजिए। ये 8x प्लस 3y, इसका उठा के यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो -9 बराबर इधर 0। इसी प्रकार इसकी बात करेंगे तो ये 3x और प्लस 2y और ये माइनस में आ जाएगा तो -4 बराबर 0। अब वज्र गुणन विधि में क्या करते हैं वो देखिए। मैंने आपको बताया था कि x का मान निकालने के लिए x के बटे में यहाँ पर हम x वाली राशि को छोड़ देते हैं। तो x वाली राशि को छोड़ देंगे तो ये दोनों बचेंगे। जब ये दोनों बचेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये यहाँ पर 5 है, थोड़ी सी गलती हो गई है, तो 5 का और -4 का कर देंगे गुणा, तो ये हो जाएगा -5 चुकू 20। फिर माइनस लगाएंगे, फिर उसके बाद में इसका गुणा इसमें करेंगे, तो ये 2 का और -9 का गुणा करेंगे तो -9 दूने 18, लेकिन माइनस का जब इसमें गुणा करेंगे तो प्लस और ये 18 बराबर। इसी प्रकार y का मान निकालने के लिए y वाली राशि को छोड़ देंगे। अब y वाली राशि को छोड़ देंगे तो ये दोनों तो लिखे रहेंगे। अब हम यह क्या करेंगे, इस -9 का 3 में गुणा कर देंगे तो -9 तिया 27 आ जाएगा। इसी प्रकार इस -4 का 8 में गुणा करेंगे तो माइनस और एक सूत्र का माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 8 चुकू 32 आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ 1 लिखेंगे। अब 1 का गुणा, 1 का मान निकालने के लिए इस वाली राशि को छोड़ देंगे। जब इस वाली राशि को छोड़ देंगे तो अब हम यहाँ 8 का गुणा 2 में कर देंगे, तो 8 दूने 16। फिर इसके बाद में इसका गुणा माइनस लगा करके कर देंगे तो 5 तिया -15 आ जाएगा। इसको हल कर लेंगे तो देखिए x के बटे में 20 में से 18 गए तो -2 बराबर y के बटे में 32 में से 27 गए तो 5 बचेंगे बराबर 1 के बटे में 16 में से 15 गया तो 1, यानी कि आप x के बटे -2 को 1 के बराबर लिख देंगे और इसको भी इसके, यानी कि y बटे 5 बराबर 1। इसका पक्षांतर करेंगे तो x बराबर -2 और y का मान निकालेंगे तो y बराबर 5 एकम 5। यही हमारे लिए क्या आ जाएगा, आंसर। दोस्तों प्रश्नावली 3.5 का चौथे का पहला सवाल, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। माना कि उस छात्रावास का नियत व्यय भाग जो है वो x रुपये मान लिया हमने, तथा शेष इस पर निर्भर करता है, इस नियत भाग पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है तो उसके लिए वो छात्रावास का व्यय बराबर 1000 रुपये व्यय करता है, यानी कि देता है, अदा करने पड़ते हैं उसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि नियत किराया ए के लिए x है और 20 दिन भोजन करता तो एक दिन भोजन का व्यय हमने y मान लिया, तो 20 दिन का 20y, तो नियत और 20 दिन का जो है वो कितना रुपया अदा करता है, 1000 रुपया अदा करता है। इसी प्रकार आगे देखिए, जबकि एक दूसरा विद्यार्थी बी एक जो कि 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करता है। तो बी के लिए नियत किराया 1 से ही रहेगा और चूंकि वो कितने दिन भोजन करता है, 26 दिन,
तो 26y, तो इन दोनों का कितना अदा करता है वो 1180 रुपये। इस प्रकार ये समीकरण नंबर 1 हो गया और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को आप किसी भी मेथड से या किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं विलोपन विधि से हल कर रहा हूँ, तो विलोपन विधि में ये दोनों गुणांक बराबर हैं। यहाँ पर घटाने पर लिखेंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, इससे ये वाला कट जाएगा। 26 में से 20 गए तो माइनस का 6y बचेगा और बराबर 0 में से 0 गया, 8 में से 0 गया तो 8 बचेगा और 1 में से 0 गया तो 1 बचेगा और 1 में से 1 गया तो कुछ भी नहीं, यानी कि और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या। माइनस से माइनस कट गया, 6 कम 6, 6 तिया 18, 0 का 0, यानी कि y बराबर 30 रुपये हो गया। यानी कि प्रतिदिन के भोजन का व्यय 30 रुपये और फिर हम x का मान निकाल लेंगे तो यहाँ पर x का मान हमारे पास निकलेगा 400 रुपये, यानी कि नियत जो किराया है वो 400 रुपये हो जाएगा। ये हमारे लिए क्या आ जाएगा आंसर। दूसरा सवाल, माना कि भिन्न का अंश x तथा हर y है। देखिए किसी भी भिन्न के लिए ये चीज हमें माननी पड़ती है, तब भिन्न जो है वो अंश बटे हर यानी कि x बटे y हो जाएगा। अब प्रश्न क्या कह रहा है दूसरा वो देखिए, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है तो वो 1/3 हो जाती है। यहाँ से समीकरण बना लेंगे तो 3 एकम 3x और माइनस 3 एकम 3 बराबर ये y एकम y, इसका पक्षांतर कर देंगे तो 3x माइनस y और माइनस 3 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब दूसरी शर्त क्या कह रहा है, वही भिन्न 1/4 हो जाता है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो यहां से दूसरा समीकरण बना लेंगे, 4 एकम 4x और इसका इधर तो ये बराबर y एकम y और प्लस 8 एकम 8, इसको पक्षांतर कर देंगे तो 4x माइनस में y और माइनस 8 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को किसी भी विधि से हल कर सकते हैं।